नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग मंकी पॉक्स वायरस को लेकर। ये वैसे तो चेचक स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता वायरस है। इसमें जो लक्षण आते हैं वो भी चेचक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये वायरस थोड़ा अलग है चेचक से या स्मॉल पॉक्स से। जैसा कि आपको पता होगा, स्मॉल पॉक्स पिछले 40 साल से इसके कोई केसेस नहीं आए हैं। ये दुनिया से बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये उसी ग्रुप का वायरस है। पिछले 40 साल से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी बंद हो गई है, क्योंकि इसके केसेस नहीं आ रहे हैं। जो भी बड़े लोग होंगे, आप उनके हाथों के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा निशान देख सकते हो। कॉइन के साइज का एक निशान देख सकते हो, वो स्मॉल पॉक्स के टीके का हुआ करता था। आजकल वो टीका लगता नहीं है। तो ये नया वायरस वैसे तो 1970 में अफ्रीकन देशों में पाया गया था, लेकिन वो वहीं पे ही देखा जाता था। दूसरे देशों में ऐसे केसेस नहीं दिखे थे। लेकिन धीरे धीरे कई सालों बाद 1986 में आपको अमेरिका में भी ये केसेस मिला। फिर उसके बाद 2006, 17, 20, 21 और 22 में ये बीमारी फैलकर आपका सिंगापुर में भी केसेस मिले। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे देशों में भी इसके केसेस मिलते जा रहे हैं। अभी इस साल 2022 में भी इसके केसेस मिलने की वजह से हर जगह लोग इस पे बात कर रहे हैं। अमेरिका ने तो इसके खिलाफ वैक्सीन के भी ऑर्डर दे दिए हैं, ताकि अगर ये बीमारी फैले तो उसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये वायरस है क्या, ये बीमारी फैलती कैसे है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, और इस बीमारी से कैसे आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस है क्या। ये एक डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस भी डीएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस एक अलग वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है, और ये डीएनए वायरस ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स होता था। और इसमें और स्मॉल पॉक्स में कुछ अंतर है। स्मॉल पॉक्स में मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करता था, बहुत तेजी से फैलता था, लेकिन इसमें मृत्यु दर अपेक्षा कम है, और ये उतनी तेजी से नहीं फैलता है बीमारी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी फैलते कैसे हैं। तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है, या तो जानवरों से इंसानों में हो सकता है, और इंसानों से इंसानों के बीच में हो सकता है। इसीलिए इसे जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये उस तरह की बीमारियां हैं जो पहले तो इंसानों में नहीं देखी जाती थी, सिर्फ जानवरों में देखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानों और जानवरों का संपर्क बढ़ता गया, काफी बीमारियां जानवरों से इंसानों में भी आ गई। उसी में ये एक बीमारी है जिसे हम लोग मंकी पॉक्स कहते हैं। जानवरों से इंसानों में बीमारी फैल सकती है अगर हम किसी जानवर के संपर्क में आते हैं जिससे ये वायरस से संक्रमित हो। उसके ब्लड से या उसकी बॉडी से निकले हुए किसी भी फ्लूइड से, या म्यूकोसल स्किन लीजन से, अगर कहीं उसकी बॉडी में घाव हुआ हो तो उसके संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा इंसानों से इंसानों में भी बीमारी फैल सकती है। खांसने से, छींकने से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं, उससे बीमारी फैल सकती है। चमड़े में पड़े दाग या जो घाव जो है, उसके संक्रमण में आने से बीमारी फैल सकती है। माँ से बच्चे में प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान ये बीमारी फैल सकती है। हाँ, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बीमारी का सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है या नहीं, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन ट्रांसमिशन इन्हीं तरीकों से हो सकता है, जानवरों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में। इंसानों और इंसानों के बीच में भी ये बीमारी फैल सकती है। अब जानते हैं कि अगर बीमारी फैलता है तो आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें शुरुआती लक्षण कैसे आप पता करोगे कि आपको मंकी पॉक्स हो चुका है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये बीमारी जो है चेचक से मिलता जुलता है, लेकिन चेचक तो पिछले 40 साल से हुआ नहीं है। तो इसके लक्षण को समझना जरूरी है। इसमें बुखार होता है, गांठें निकल सकती हैं, गांठों में दर्द हो सकता है जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो लिम्फ नोड्स आ सकते हैं, बुखार हो सकता है, रैश आ सकता है। और ये रैश आपको चेहरे में आ सकता है, हाथों में आ सकता है, पाँव में आ सकता है, माथा में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है।
ये सब इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण होते हैं। औसतन इन्फेक्शन होने के 5 से 21 दिन के अंदर इसमें लक्षण आने शुरू होते हैं। जो रैश जो होता है वो बुखार आने के 1 से 3 दिन के बाद देखा जा सकता है। अब बुखार, हेडेक और गांठों का निकलना शुरुआती 3 से 4 दिनों तक ही रहते हैं। इसके जो रैश आता है ज़्यादातर चेहरों पे पाया जाता है, हाथों में, पाँव में देखा जाता है, पेट में भी देखा जा सकता है। शुरू में सिर्फ लाल निशान आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे दाने-दाने जैसे निकलेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं दानों का साइज़ बड़ा होते जाएगा और उसमें पस या पानी भर सकते हैं। अपने आप धीरे-धीरे ये बढ़ के उसमें स्कैब आ जाता है और वो सूख जाते हैं। यही इसकी नेचुरल प्रोसेस होता है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, मतलब खुद से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें 3 से 6% मॉर्टेलिटी ऐसी देखी गई है। मतलब इसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है और 100 लोगों में से 3 से 6 लोग को इसके चलते इनका डेथ हो सकता है। इसीलिए इस बीमारी में को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। अमूमन 2 से 4 हफ्ते में ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो लोग 40 से 50 साल से कम उम्र के हैं, जिन्हें स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगा है, उन्हें ये बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन्हें स्मॉल पॉक्स का टीका लग चुका है, चेचक का टीका लगा है, उनमें ये बीमारी थोड़ी कम होगी, क्योंकि उन्हें उनका जो टीका जो है उससे ये बीमारी से भी बचाएगा। अब जानेंगे कि इस बीमारी की जांच कैसे होती है। इस बीमारी की जांच के लिए जो सबसे बढ़िया टेस्ट बताया गया है वो है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टेस्ट का एक टाइप है और इस टेस्ट से ही हम पता लगाते हैं कि मंकी पॉक्स है कि नहीं। इसमें जो रैश आता है, जो आपके छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, इसमें जो पानी बहता है, उसी पानी को हम लोग लेके इसकी जाँच करते हैं और इस जाँच से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट क्रॉस रिएक्शन होने की वजह से इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पीसीआर टेस्ट से ही इस बीमारी की पता लगाई जा सकती है। ऐसे लक्षणों को देखकर हम इस बीमारी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज को लेकर। इसका इलाज बाकी जैसे वायरल इन्फेक्शंस का हम लोग इलाज करते हैं, उसी तरह से इसका भी करना होता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, बुखार की दवाइयाँ देनी होती है। साथ में कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए हमें दवाई देनी होती है। लेकिन इसके लिए एक एंटीवायरल ड्रग भी बना हुआ है, जिसे 2022 में ही यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने अप्रूव किया है। इसका नाम है टीकोविरिमैट और ये दवाई इस पे काफ़ी अच्छा काम करती है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं इसके वैक्सीन को लेकर। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसके लिए भी असरदार रहते हैं, ऐसा 80% इफेक्टिवनेस देखा गया है। 2019 में मंकी पॉक्स के लिए एक नया वैक्सीन भी अप्रूव किया गया, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत उस समय ज़्यादा लोगों को नहीं थी। लेकिन अब जब वायरस फैलेगा तो हो सकता है उससे ज़्यादा वैक्सीन बनाकर सब लोगों को दी जा सके, या जिसको ज़रूरत हो, जो रिस्क ग्रुप हो, उनको दी जा सके। अब बात करते हैं बचाव को लेकर कि कैसे हम लोग जानवरों से इंसानों में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, इंसानों से इंसानों में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इस बीमारी को लेकर जागरूकता, ताकि आपको पता रहे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और अगर ऐसा लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। जानवरों से बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा मीट आप खाते हो तो उसे अच्छी तरह से पका के खाएँ। इससे वायरसेस नष्ट हो जाते हैं और बीमारी का फैलना रुक जाता है। इसके अलावा कोई भी बीमार जानवर या कोई भी डेड जानवर, इनके संपर्क में आने से बचें। बिना ग्लव्स के, बिना प्रोटेक्शन के आप वैसे जानवरों के कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचाएं। उनके ब्लड, उनके जो बॉडी प्रोडक्ट्स होते हैं या बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उन सब से आने से बचें। इसके अलावा एनिमल ट्रेड जो होता है, एक जानवर को एक दूसरे देश से दूसरे देश में जब लेके जाया जाता है, उससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। इंसानों से इंसानों में फैलने के लिए भी जरूरी है कि आप मास्क पहने ताकि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ना हो।
और वैसा कोई अगर आप छूते हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि पस हो सकता है, तो ग्लव्स लगा के ही टच करें, ताकि कॉन्टैक्ट से भी इस बीमारी को ना फैले। उनके बेडिंग्स, जो बेडशीट होता है, जो कपड़ा होता है, जिस पे भी लगता है कि जो पस है और ब्लड है मिक्स हुआ होगा, उसे टच करने से पहले ग्लव्स जरूर पहनें। अपना प्रोटेक्शन जरूर रखें, मास्क पहने। जानवरों का मीट खाते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से उसे बॉयल करके पका के ही दें। इससे बीमारी फैलने से रुक जाएगा। थैंक यू।